नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम मंदसेन था। उसके महल में एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। बगीचे में तरह तरह के फूलों के पौधे और कई तरह के मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बगीचे की सबसे आश्चर्यजनक चीज एक आम का पेड़ था, जिसमें सोने के आम लगते थे। राजा मंदसेन ने इस पेड़ की देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था कर रखी थी। जब इसके फल पक जाते थे तो पहरेदार दिन रात पेड़ की रखवाली करते थे ताकि कोई सोने का आम चुरा न सके। लेकिन एक दिन बगीचे का माली सोने चला गया और उसने अगली सुबह आम गिने तो एक आम गायब था। उसने दौड़कर राजा मंदसेन को सूचना दी। राजा मंदसेन तुरंत बगीचे में पहुंचा। वह यह देखकर राजा मंदसेन हैरान रह गया कि इसकी देखभाल के इतने कड़े इंतजाम के बावजूद भी कोई आम चुरा ले गया था। उसने घोषणा की कि किसी ने सोने का आम चुरा दिया है। अगर वह आम चुराने वाले चोर के बारे में जानकारी दे दे तो उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा मंदसेन से कहा कि वह रात को निगरानी रखेगा और उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन रात में पहरा देते उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने आम गिने तो यह देखकर हैरान रह गया कि एक और आम रातों रात गायब हो गया। इसके बाद दूसरी रात को दूसरे राजकुमार ने पहरेदारी का जिम्मा संभाला। वह भी सो गया और तीसरा आम चोरी हो गया। राजा मंदसेन बहुत चिंतित हुआ। दरबारियों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। सब उदास बैठे थे। अचानक सबसे छोटा राजकुमार आया और बोला कि आज रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ लूंगा। राजा इस राजकुमार से खुश हुआ। उसने उसे मूर्ख समझा। उसने उसे डांटा और कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इसमें सफल हो पाओगे? तुमसे बड़े और तुमसे अधिक बुद्धिमान दोनों राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ अपना काम करो। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे एक मौका दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। राजकुमार ने रात में पहरा देना शुरू कर दिया। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और 12 का अंतिम घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़कर आई और आम के पेड़ पर बैठ गई। उसने एक सुनहरा आम तोड़ा और उसे अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने तुरंत निशाना साधा और तीर चलाया, पर तीर पक्षी को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। निश्चय ही उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर गिर गया। अगली सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बताई और सुनहरा पंख उसके सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा मंदसेन उसे देखता रह गया। उसने कहा, यदि उस पक्षी का एक पंख इतना सुंदर है तो पूरा पक्षी कितना सुंदर होगा। मैं चाहता हूं कि कोई उस पक्षी को पकड़ ले। सबसे पहले बड़े राजकुमार इस काम के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें एक पक्षी दिखाई दिया। एक पेड़ के नीचे हिरनी को आराम करते देख राजकुमार ने अवसर देखकर अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी चिल्लाई और बोली, राजकुमार, मुझे मत मारो। मैं जानती हूं कि तुम सुनहरे पक्षी की तलाश में गए हो। यदि तुम मेरी सलाह मानोगे तो तुम्हारा काम शीघ्र पूरा हो जाएगा। तुम सड़क किनारे वाली दूसरी धर्मशाला में रुकना, जो देखने में बहुत मामूली और बदसूरत भी होगी। ऐसा करने से तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। हिरनी की बात सुनकर राजकुमार हंस पड़ा। उसने डांटा और कहा, भाग जा यहां से, मुझे तेरी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। उसने तीर छोड़ दिया, लेकिन हिरनी बहुत चालाक थी और वह बचकर भाग गई। राजकुमार आगे बढ़ गया। शाम को जब वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क के किनारे वास्तव में 2 धर्मशालाएं थीं। उनमें से एक बहुत अच्छी तरह से सजी हुई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाजें आ रही थीं। दूसरी धर्मशाला बदसूरत थी और अंधेरे से घिरी हुई थी। राजकुमार सुंदर ढंग से सजी हुई धर्मशाला में रुक गया। थोड़ी देर बाद वह भूल गया कि वह वास्तव में सोने की चिड़िया को खोज रहा था। जब बहुत समय बीत गया और बड़ा राजकुमार वापस नहीं आया तो बीच का राजकुमार सोने की चिड़िया की तलाश में निकल पड़ा। शाम को जब वह उस गांव में पहुंचा तो एक बड़े राजकुमार की तरह सजी धर्मशाला में रुका। वह नाच गाने और रंगों में इतना खो गया कि अपना काम भी भूल गया। राजा मंदसेन का मानना था कि जब दोनों बड़े राजकुमार इस कार्य में सफल नहीं हुए तो उसे और सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन छोटे राजकुमार के आग्रह पर राजा ने उसे अनुमति दे दी। छोटा राजकुमार तैयार हो गया। जब वह सुनहरे पक्षी की खोज में गया तो उसे भी जंगल में एक हिरनी मिली। राजकुमार ने हिरनी की बात ध्यान से सुनी और हिरनी से कहा, ठीक है, मैं जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर हिरनी ने खुश होकर कहा, तुम सबसे अच्छे लड़के लगते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे खुश हूं और तुम्हारी मदद करूंगी। आओ, मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें उस धर्मशाला में ले चलूंगी।
कुछ ही समय बाद उसके बैठते ही हिरनी हवा में उड़ने लगी और कुछ ही देर में वह मैदानों और पहाड़ों को पार करती हुई उसी गांव में पहुंच गई। राजकुमार ने उसकी सलाह मान ली और छोटी और पुरानी धर्मशाला में ही रुक गया। उसने धर्मशाला से दूर अपना डेरा जमा लिया। अगली सुबह जब वह सुबह उठा और आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने के बाद उसे रास्ते में फिर हिरनी मिल गई। हिरनी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। सीधे आगे चलो और तुम्हें एक बड़ा किला मिलेगा जिसकी रखवाली सैनिक कर रहे होंगे। सैनिकों से मत डरो और सीधे अंदर चले जाओ क्योंकि वे इस समय सो रहे होंगे। तुम निडर होकर किले में घुस जाओ और उन्हें मार डालो। कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुंचो जहां एक छोटे से लकड़ी के पिंजरे में सुनहरी चिड़िया रखी हुई है। तुम पिंजरे समेत चिड़िया को उठा लो और किले से बाहर ले आओ। चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत ही सुंदर सुनहरी चिड़िया का पिंजरा भी रखा होगा। तुम्हें भूलकर भी उस पिंजरे में चिड़िया को नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। हिरनी ने फिर राजकुमार को अपनी पीठ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसे किले के पास ले गई। राजकुमार किले के पास गया और देखा कि उसके पहरेदार वाकई सो रहे थे। वह बिना किसी डर के महल में घुस गया। उस कमरे में पहुंच गया जहां एक पिंजरे में सुनहरी चिड़िया बैठी हुई थी। वहां पिंजरे के पास 3 सुनहरे सेब पड़े थे। इन आमों को देखकर राजकुमार ने तुरंत पहचान लिया कि ये उसके पिता के बगीचे के सुनहरे काम है। पक्षी इतना सुंदर था कि राजकुमार उसे देखता ही रह गया। वह उसे उठाकर वापस लाने ही वाला था कि उसकी नजर पास में ही एक सुंदर पिंजरे पर पड़ी। वह पिंजरा बहुत सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया वही पिंजरा उसे उपयुक्त लगा। राजकुमार हिरनी की बात भूल गया और उसने लकड़ी के पिंजरे से सुनहरे पक्षी को निकालकर सुनहरे पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वह नए पिंजरे के पास पहुंचा, पक्षी ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार पिंजरा उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं जा पाया था कि इतने में कई सैनिक कमरे में घुस आए और राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे याद आया हिरनी ने उससे क्या कहा था। लेकिन अब क्या हो सकता था। सैनिक उसे घसीटते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने उसे सारी बात बता दी। राजा ने कहा, तुम चोरी करने के लिए मेरे महल में घुसे थे। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। क्या तुम्हें मौत की सजा नहीं दी जाएगी? लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। यदि तुम मुझे सोने का हाथी ला दोगे तो मैं न केवल तुम्हें रिहा करूंगा बल्कि तुम्हें सोने की चिड़िया भी दूंगा। अपनी जान बचाने के लिए राजकुमार ने राजा की शर्त मान ली। अब वह सुनहरे हाथी की तलाश में निकल पड़ा। जब वह किले से बाहर निकला तो उसने देखा कि हिरनी उसका इंतजार कर रही थी। उसने हिरनी को सारी बात बताई। हिरनी निराश हो गई और बोली, मैं अब तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। तुमने वैसा नहीं किया जैसा मैंने कहा था। यदि तुमने उस तरह से काम किया होता तो तुम इस मुसीबत में नहीं पड़ते और तुम्हें सोने की चिड़िया मिल जाती। राजकुमार ने कहा, इस बार मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आपकी मदद के बिना मेरा काम संभव नहीं होगा। राजा ने मुझे सोने का हाथी लाने के लिए कहा है, अन्यथा वह मुझे फांसी पर लटका देगा। हिरनी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। दूसरे राज्य के राजा के पास सोने का हाथी है। वहां तुम्हें एक सुनहरा हाथी बंधा हुआ मिलेगा। महल के सभी नौकर सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाकर हाथी को खोल देना। लेकिन एक बात याद रखना, हाथी को बांध देने के लिए हाथी के पास 2 काठी रखी होंगी। उनमें से एक पुराने चमड़े की है। राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक वैसा ही करेगा। हिरनी ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और कुछ ही देर में वह उसे किले में ले गई। किले में पहुंचते ही हिरनी ने उसे नीचे उतार दिया और फिर वहां से चली गई। राजकुमार द्वार से सीधा किले में प्रवेश कर गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां सभी सेवक सो रहे थे। कुछ ही देर में वह किले के गजशाला में पहुंच गया। वहां एक बहुत ही सुंदर सुनहरा हाथी बंधा हुआ था। राजकुमार ने पास जाकर देखा कि हाथी सचमुच सोने का बना था। ऐसा सुंदर हाथी जिसका उसने सपना देखा था। वह आगे बढ़ा और हाथी को खोल दिया। जब वह बाहर जाने लगा तो उसकी नजर एक कोने में पड़ी सोने की काठी पर पड़ी। यह काठी बहुत सुंदर थी और इसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। पास में ही पुरानी फटी चमड़े की काठी थी। इतनी पुरानी काठी इतने सुंदर घोड़े पर राजकुमार को अच्छी नहीं लगी। उसने सोने की काठी हाथी पर चढ़ा दी। हाथी जोर से चिल्ला पड़ा। किले के सेवक जाग गए और कुछ ही देर में राजकुमार ने उसे पकड़ लिया। राजकुमार को ले जाया गया। सैनिकों ने उनके हाथ बांधे और राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बातें सुनने के बाद कहा कि तुमने मेरा घोड़ा चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हें यहां से बस कुछ ही मिनटों में रिहा कर सकता हूं। वहां दूर एक सोने का महल है और उसमें एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती है।
यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास लाओ, मैं तुम्हें यह सोने का घोड़ा इनाम में दूंगा। बेचारा राजकुमार फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूरन राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के महल की खोज में निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे हिरनी मिल रही। पता नहीं हिरनी को सब कुछ कैसे पता चल गया। खैर, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। चलो, मैं तुम्हें सोने के महल में ले चलती हूँ। तुम महल के बाहर कहीं छुप कर रहना। शाम को जब राजकुमारी तालाब में नहाने जाए, जब वो बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। तुम्हारे छूते ही राजकुमारी तुम्हारे साथ आने को राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, उसे वहां से अपने साथ लाना। उसे महल में वापस न जाने दे। वह तुमसे कहेगी कि मैं अभी अपने माता पिता से मिलकर आती हूं, लेकिन उसकी बातों में मत आना, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाओगे। यह कहकर हिरनी ने फिर अपनी पीठ पर राजकुमार को बिठाया और कुछ देर बाद वह जैसे ही सोने के महल के पास पहुंची तो राजकुमार एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी स्नान करने के लिए किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी ने उसके साथ चलना चाहा। वह मान गई और बोली, राजकुमार, आप मुझे जहां भी ले जाना चाहें, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिल लेने दो। राजकुमार ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना होगा। लेकिन राजकुमारी इतना रोने लगी कि सुंदर राजकुमारी को देखकर उसका दिल पिघल गया। राजकुमार बोला, जाओ, अपने माता पिता से मिलाओ। लेकिन जैसे ही राजकुमारी ने किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। राजकुमार को बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। सैनिकों ने उसे अपने राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया कि इस राजकुमार को तुरंत फांसी पर लटका दिया जाए। यह सुनकर राजकुमार रोया और गिड़गिड़ाया। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने कहा, मैं अपना आदेश वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो तुम्हारी जले के ठीक सामने यह बड़ा पहाड़ है जिसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट हो गई है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दोगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे और राजकुमारी का विवाह तुमसे कर देंगे। राजकुमार किले से बाहर आया और पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी कुदाल थी। वह समझ नहीं पा रहा था। सोच रहा था कि 8 दिन में इतना बड़ा पहाड़ कैसे खोदूं। उसे अपनी जान बचानी थी, लेकिन उसने पहाड़ खोदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिनों तक लगातार खुदाई करने के बाद भी वह पहाड़ का केवल एक कोना ही खोद पाया। वह उदास होकर बैठ गया। अब उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह हार गया था और मन ही मन कहने लगा कि अगर मैंने हिरनी की बात मान ली होती तो अच्छा होता। हिरनी ने मुझे हर सही सलाह दी और हर बार मैंने उसकी सलाह नहीं मानी। मैं नई मुसीबत में फंस गया। राजकुमार यूं ही सिर झुकाए बैठा था। अचानक उसने देखा कि हिरनी की पूंछ उसके पैरों के पास हिल रही है। उसने ऊपर देखा तो पाया कि वास्तव में वही हिरनी वहां खड़ी थी। हिरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मुझे तुम्हारी मदद करने की कोई इच्छा नहीं थी, पर मैं 7 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें पहाड़ खोदते देखकर मुझे दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद करने चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय कर लिया था कि अब हिरनी जैसा कहेगी वैसा ही काम करेगा। वह चुपचाप एक तरफ सो गया। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। सुबह जब वह उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पहाड़ का कहीं नामो निशान नहीं था और महल का सुंदर नजारा दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास गया। राजा उसके काम से बहुत खुश हुआ। उसने अपने वादे के अनुसार तुरंत उसका विवाह राजकुमारी से कर दिया। कुछ समय बाद राजकुमार और राजकुमारी रास्ते से जा रहे थे। हिरनी रास्ते में मिली और बोली, हाँ राजकुमार, मैं तुम्हें राजकुमारी के साथ देखकर बहुत खुश हूं, लेकिन अब तुम्हें सोने का हाथी और सोने की चिड़िया भी मिल जानी चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही चीजें तुम्हारे लायक हैं और तुम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार बोला, लेकिन मैं सोने का हाथी और सोने की चिड़िया कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? मैं राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। हिरनी ने कहा, नहीं, तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारा विवाह इस राजकुमारी से हो चुका है और अब वो तुम्हारी है। अगर तुम जैसा मैं कहूं वैसा करोगे तो तुम्हें सोने का हाथी और सोने की चिड़िया भी मिलेगी। तुम सबसे पहले इस राजकुमारी को ले लो और राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुम्हें सोने का हाथी दे देंगे। तुम हाथी पर सवार हो जाओ और उस पर सवार होकर सभी को विदा करो। तुम राजकुमारी के पास पहुंचते ही सबसे अंत में राजकुमारी को विदा करो। तुम उसका हाथ पकड़ो और उसे हाथी पर खींचो और हाथी को दौड़ाओ। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा हिरनी ने उससे कहा था। जब सुनहरे हाथी वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सुनहरा हाथी दिया तो राजकुमार उस पर सवार होकर उससे विदा लेने लगा।
अंत में वह राजा के पास गया और उसे सोने का हाथी दे दिया। राजकुमारी को उठाया और हाथी पर सवार हो गया। वह तेजी से भागता हुआ किले से बहुत दूर चला गया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे हिरनी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर हिरनी बोली, शाबाश, अब जब तुम सोने की चिड़िया लेकर राजा के पास पहुंचोगे तो तुम्हें सोने की चिड़िया भी मिल जाएगी। तब वह इस हाथी को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले मुझे सोने की चिड़िया का पिंजरा दे दो, फिर मैं यह हाथी तुम्हें दे दूंगा। जब वह पिंजरा लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसके हाथ से पिंजरा छीन लेना और हाथी को भगा देना। बस इस तरह से तुम्हें चिड़िया मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। वह राजकुमारी के साथ हाथी पर बैठा रहा और जब राजा ने उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो उसने तुरंत लात मारी और सोने का हाथी हवा से बातें करने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसकी मुलाकात हिरनी से हुई। राजकुमार ने उससे कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे न केवल सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का हाथी और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिली। समझ भी गया, बोलो मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? मैं तुम्हें कुछ जरूर देना चाहता हूं। हिरनी बोली, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम करो, तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। यही सबसे बड़ा काम है जो तुम इस समय मेरे लिए कर सकते हो। राजकुमार ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह सुनकर हिरनी को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, अगर तुम मेरे लिए यह काम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जाओ। लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूं कि तुम्हें दो बातें याद रखनी चाहिए। एक तो तुम्हें कुएं की दीवार पर नहीं बैठना चाहिए और दूसरा तुम्हें उन लोगों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए जिन्हें फांसी होने वाली हो। राजकुमार ने कहा, तुम भी अजीब हो, मैं तुम्हारी बातें समझता हूं। मैं कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर पैसा क्यों खर्च करूंगा जिन्हें फांसी होने वाली हो? लेकिन हिरनी ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर वहां से चली गई। राजकुमार सुनहरे हाथी पर सवार होकर आगे बढ़ गया। राजकुमारी उसके साथ बैठ गई। उसके हाथ में एक सुनहरे पक्षी का पिंजरा था। कुछ देर बाद राजकुमार उस छोटे से गांव में पहुंचा जिसमें उन दोनों की धर्मशाला थी। गांव के लोग और खास तौर पर बच्चे उसे सुनहरे हाथी को देखने के लिए उमड़ पड़े। राजकुमार के साथ इतनी सुंदर राजकुमारी को बैठा देख सभी हैरान थे। इसी बीच राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह काफी लोग इकट्ठे हुए हैं और कुछ शोर हो रहा है। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि दो आदमी हैं, उन्हें फांसी देने की तैयारी हो रही है। राजकुमार उधर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पहचान लिया कि जिन आदमियों को फांसी दी जाने वाली है वे कोई और नहीं बल्कि उसके अपने भाई हैं। वे तभी से उसी सुसज्जित धर्मशाला में रह रहे थे और वह हर तरह के बुरे काम करता था। वह जुआ भी खेलता था और जुए में काफी पैसा हार चुका था। उसने लोगों से काफी पैसा उधार भी ले रखा था। अब गांव वाले इन सब बातों से नाराज थे और उसे फांसी देने जा रहे थे। राजकुमार, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने लोगों से कहा कि मुझसे पैसे ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। उसके बार बार अनुरोध को सुनकर लोग मान गए और दोनों आदमियों को छोड़ दिया। राजकुमार ने अपने भाइयों को मुक्त किया और आगे चल दिया। राजकुमार अब तक वह यह भी भूल चुका था कि हिरनी ने जाते समय उससे क्या कहा था। वह हाथी से उतर गया, कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धक्का दे दिया। इसके बाद उन्होंने राजकुमारी को हाथी पर बिठाया और सुनहरे पक्षी का पिंजरा उठाकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद वे अपने राज्य वापस आ गए। घर लौटकर उन्होंने राजा को बताया कि हमने सुनहरे पक्षी को पकड़ लिया है। इस पक्षी ने हमारे बगीचे से सुनहरे आम चुराए थे। इसके साथ ही हम एक सुनहरा हाथी और राजकुमारी भी लाए हैं। राजा बहुत खुश हुआ और पूरे राज्य के लोग खुश थे। उन्होंने राजकुमारी को समझाने की कोशिश की लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वह रोती रहती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। इतना ही नहीं, हाथी ने भी दाना पानी बंद कर दिया। कुआं बहुत गहरा था लेकिन उसमें पानी बहुत कम था। वह कुएं में बैठकर अपनी किस्मत को कोसता रहा। अब उसे फिर वही हिरनी याद आई और वह कुएं में बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगा। राजकुमार को हिरनी की बात याद आते ही हिरनी किसी तरह कुएं के मुहाने पर पहुंची और बोली, देखो राजकुमार, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि कुएं की दीवार पर मत बैठो और ऐसे आदमियों की मदद मत करो जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, पर तुम नहीं माने। अच्छा, अब मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद करती हूं। मेरी पूंछ पकड़कर कुएं से बाहर निकलो। इतना कहकर हिरनी ने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी। देखते ही देखते पूंछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं की तलहटी में लेटे राजकुमार तक पहुंच गई। राजकुमार ने उसे पकड़ लिया और कुएं से बाहर आ गया। हिरनी ने उससे कहा कि अपने घर जाओ पर सावधान रहना। तुम्हारे भाई ही तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। वे तुम्हें ढूंढ रहे होंगे।
राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। अपने राज्य में पहुंचने पर उसकी मुलाकात एक भिखारी से हुई। उसने अपने सुंदर वस्त्र भिखारी को दान कर दिए और अपने कुरूप पुराने वस्त्र पहन लिए। सोने का हाथी भी खुशी से हिनहिनाने लगा और दाने खाने लगा। सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे में खुशी से उछलने कूदने लगी और गाने लगी। राजकुमारी गाने लगी, अपने आंसू पोंछने लगी और वह भी खुश दिखने लगी। लेकिन राजा को कुछ समझ में नहीं आया। उसने राजकुमारी से इसका कारण पूछा तो वह बोली, मैं तुम्हें पूरी कहानी बता चुकी हूं। तुम्हारे बड़े और मझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार को धोखा दिया था। उसने तुम्हें भी धोखा दिया है, लेकिन अब तुम्हारा छोटा राजकुमार यहां आ गया है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूं। मेरी शादी उससे हुई है और मैं उसके साथ ही खुश रह सकती हूं। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, लो तुम्हारा छोटा राजकुमार है। राजा ने भी अपने छोटे लड़के को पहचान लिया। अब राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपने विचार बदल दिए। अब वह उसे बहुत बुद्धिमान और बहादुर मानने लगा और उससे बहुत प्यार करने लगा। उसने उसे राजगद्दी पर बिठाने का फैसला किया। यह तय हुआ कि बड़े और मझले राजकुमार ने न केवल अपने छोटे भाई को धोखा दिया, लेकिन राजकुमार उस हिरनी को नहीं भूला था जिसने उसकी मदद की थी। एक दिन वह जंगल में निकल पड़ा। राजकुमार को देखते ही हिरनी उसे पहचान गई और बोली, बताओ राजकुमार, आज तुम यहाँ कैसे आना हुआ? राजकुमार ने कहा, मैं आज तुम्हें खोजने आया हूँ। आराम से मेरे बगीचे में आओ। वहां रहकर तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यहाँ जंगल में तुम्हें भोजन मिलने में कठिनाई होती होगी और जंगली जानवरों और शिकारियों का भय भी बना रहता होगा। हिरनी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहाँ ठीक हूँ और अब तुम्हें मेरे साथ से क्या लेना देना है? काम हो गया, अब तुम अपने राज्य में सुख से रहो। राजकुमार ने कहा, नहीं, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हें पुरस्कृत करना चाहता हूँ और अपने साथ रखना चाहता हूँ। राजकुमारी भी बहुत खुश होगी, वह भी तुमसे मिलना चाहती है। हिरनी ने कहा, यदि तुम मुझे वास्तव में पुरस्कृत करना चाहते हो, यह मेरे लिए लाभकारी होगा। वास्तव में एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया है। मैं हिरनी नहीं हूं, मैं उसके जादू के प्रभाव से हिरनी में परिवर्तित हो गया हूं। मुझे इसी रूप में रहना है। मैं उसी देश का राजकुमार हूं जहां की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। वास्तव में वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। यदि तुम बाण मारकर मुझे मार दोगे तो मैं इस जादू से मुक्त हो जाऊंगा और अपने देश लौट जाऊंगा। राजकुमार यह सुन उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और हिरनी की ओर चलाया। बाण लगते ही हिरनी मर गई और उसमें से एक सुंदर राजकुमार निकला। फिर दोनों राजकुमारों ने एक दूसरे को गले लगाया। इसके बाद दोनों राजकुमार वापस महल में लौट आए। वहां राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। आज की कहानी यहीं खत्म हुई। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी लेकर। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।